नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि आप एक मछली पालक हैं, यदि आप एक मछली पालन का बिजनेस कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो आप में से कई लोगों ने कई बार पूछा है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरूर एक गंभीरतापूर्वक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए। वो सवाल है कि आखिर किसी भी मछली पालक को, या यदि आप मछली पालक हैं तो आपको किस आकार की मछली को आपके तालाब में संचित करना चाहिए। मतलब यदि आप मार्केट में जाएंगे, हैचरीज में या जो सीड सप्लायर उनके पास में, तो वो तरह तरह के अलग अलग साइज के आपको बच्चे देते हैं, यानी फिश सीड देते हैं। कभी तो बच्चा बहुत छोटा होता है 1 ग्राम का, कभी तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है 50 ग्राम का, कभी तो बच्चे का वजन 10 ग्राम होता है। तो अलग अलग आकार, अलग अलग प्रकार, अलग अलग प्रकृति के बच्चे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड साइज क्या है जिससे आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके? आखिर वो कौन से आकार का बच्चा है जिसे आपको अपने तालाब में संचित करना चाहिए? आज मैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको जो मछली होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके शुरू से लेकर अंतम तक विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा, ताकि आप ये समझ सके कि जिस अवस्था के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस आकार या अवस्था के बच्चे को ही क्यों संचित करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम 1 लाख के बहुत करीब हैं और आपके एक एक सब्सक्राइब से हम और भी करीब पहुंच जाएंगे 1 लाख के, या हो सकता है हम 1 लाख कंप्लीट ही कर लें इसी वीडियो को आपके देखते हुए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सीधा शॉर्टकट सरल शब्दों में बस ये कहूंगा कि यदि आप एक मछली पालक हैं, किसी भी स्थिति में आपको कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि आप फिंगरलिंग साइज का बच्चा तालाब में स्टॉक करें। चाहे फिर वो कोई भी मछली हो, चाहे वो आप मांगुर मछली या किसी कैटफिश को पाल रहे हैं, चाहे आप आयन फिश को पाल रहे हैं, पंगास को पाल रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की मछली को पाल रहे हैं, कोशिश हमें से ये करना चाहिए कि आप अपने तालाब में एक फिंगरलिंग साइज की मछली को ही स्टॉक करें। उससे बड़ी मछली का भी रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं, उससे छोटी मछली का भी रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं। और ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। फिंगरलिंग से छोटे आकार की मछली को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, ना ही मैं फिंगरलिंग से बड़े आकार की मछली को भी आपको रिकमेंड करता हूं। और ऐसा क्यों, इसके लिए आप पूरा साइंस समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि मछलियों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बच्चे कितने तरह के या कितने प्रकार के होते हैं, और उनके अलग अलग अवस्था के अनुसार इन्हें क्या नाम दिया गया है, और किन की क्या खासियत होती है, और किन्हें किस तरह के आवश्यकता होती है हैबिटेट की। तो देखिए दोस्तों, जब आप मछली पालन करने के लिए जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपको मछली का बच्चा आ कहां से रहा है ये देखना चाहिए। तो मछली का बच्चा, उसके जो पेरेंट्स मछली जब अंडे देती है, और जो नर मछली है, देखिए एक मादा मछली एक नर मछली, मादा मछली जो होती है अंडे देती है, और वो अंडे जो कह सकते हैं पूल होता है उसमें छोड़ देती है, या फिर नदी में भी छोड़ दे, नदी में अगर वो ब्रीडिंग करे तो नदी में छोड़ देगी, या फिर पूरे हैचरी सिस्टम में वो उसको ब्रीडिंग कराया जा रहा है तो एक पूल तैयार किया जाता है जिसके अंदर उसके बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। वहां पे ही एक मेल मछली होती है जिसका स्पर्म उसी पूल में रिलीज किया जाता है। जब अंडों से स्पर्म मिलता है तो अंडे फर्टाइल हो जाते हैं। उसके बाद उनको कंटिन्यूअसली 72 घंटे तक लगातार पानी में, रनिंग वाटर में रखा जाता है। इसके लिए पूरे एक हैचरी सेटअप होता है, और इस कंप्लीट हैचरी से जब बच्चा बाहर निकलता है तो उसकी जो सबसे पहली अवस्था होती है, तो हैचरी सिस्टम है, इस पर डीप में मत जाइए क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज जाएंगे। मैंने एक बेसिक कह सकते हैं आइडिया के लिए आपको बताया कि इस तरीके से हैचरी में काम होता है। लेकिन हैचरी से बाहर जो सबसे पहली अवस्था में बच्चा निकल कर आता है वो होता है स्पॉन। स्पॉन बहुत ही छोटी अवस्था होती है, कह सकते हैं कि तालाब में आने वाली वो प्रारंभिक अवस्था है जो हैचरी से निकलकर तालाब तक पहुंचती है। स्पॉन की यदि मैं आकार की बात करूं तो इसका जो आकार होता है यूजली 6 से 8 mm यदि आप नहीं समझते तो मैं बता दूं, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिए, 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, यानी ये बच्चा जो होता है वो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, तकरीबन आधा सेंटीमीटर के। इसकी लंबाई देखी जाए तो वो आधे सेंटीमीटर के लगभग होती है, बहुत छोटा बच्चा होता है। इसके बाद जब ये बच्चा बड़ा होता है तो ये बनता है फ्राई, और जब ये फ्राई बनता है तो जो फ्राई की अवस्था ये कह सकते हैं, उसका आकार कह सकते हैं हम जो होता है, यदि लंबाई में उसके आकार को बताऊं तो तकरीबन 20 से 25 mm होता है, यानी तकरीबन 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ये बच्चा होता है।
उसके बाद जो तीसरी अवस्था होती है वो होती है फिंगरलिंग। फिंगरलिंग में ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हैं कि 80 mm से 150 mm तक की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं फिंगरलिंग। तो मैं यूजली इसी अवस्था, जो फिंगरलिंग अवस्था है, इसी अवस्था के जो बच्चे हैं उनको तालाब में स्टॉक करने के लिए कहता हूं। ऐसा क्यों, आप इसको भी समझिए। क्या होता है, कई बार जो फार्मर है वो दो कारणों से गलती करता है। पहला कारण तो ये होता है कि उसको बच्चे ही नहीं मिल रहे होते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कहते हैं सर बच्चे ही नहीं उपलब्ध हो पा रहे। मैं उनको बोलता फिंगरलिंग स्टॉक करिए, बोलते सर 2 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का बच्चा मिल रहा है, तो बड़े तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो समस्या है, पहली बात तो बच्चे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो वो गलत बच्चों को स्टॉक कर लेते हैं। दूसरी बात, फार्मर को क्या लगता है कि अगर वो फिंगरलिंग आकार के बच्चे को लेगा तो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा पड़ता है, संख्या कम होती है। उसको लगता है कि मैं क्यों ना, अगर मैं 5-10 हजार रुपए खर्च कर रहा हूं 5,000 फिंगरलिंग खरीदने के लिए, क्यों ना मैं 10,000 में 50,000 स्पॉन को खरीद लूं। भाई बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, 10 गुना ज्यादा मुझे मिल रहा है। 5,000 के लिए 10,000 रुपए खर्च करने पड़े अगर फिंगरलिंग ले रहे हैं, और उसी 10,000 में 50,000 स्पॉन मिल रहा है उसको, तो वो सोचता है 50,000 स्पॉन मिल जाएगा, मैं अपने तालाब में डाल दूंगा, सर कितना भी मरेगा, आखिरी में 10,000 तो बचेगा जी, बिल्कुल नहीं बचेगा, और ज्यादा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि इसकी अवस्था देखिए कि सबसे पहले मछली से अंडे निकलते हैं और अंडे को हैचिंग होती है हैचरी में, लेकिन जब हैचरी से स्पॉन निकलता है तो सबसे पहले वो चला जाता है नर्सरी पॉन्ड में। सबसे पहली अवस्था, तो स्पॉन जाता है नर्सरी पॉन्ड में, और नर्सरी पॉन्ड में जो स्पॉन होता है उससे तैयार होता है फ्राई। जैसे ही फ्राई तैयार हो जाएगा, इसको नर्सरी, जैसे ही ये कह सकते हैं कि 6 से 8 mm का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आपने नर्सरी पॉन्ड में डाल दिया। नर्सरी पॉन्ड में कुछ टाइम के बाद ये बड़ा हुआ, वहां पे ये तकरीबन 20 से 25 mm का हो जाता है, यानी 2 सेंटीमीटर का लगभग होता है। जैसे ही 2 सेंटीमीटर का होता है, एक अलग तरह के तालाब में से शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर ये उसी तालाब में रखा जाएगा तो मोटिलिटी हो जाएगी और ये बच्चा सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो फिर उसकी जैसे अवस्था बदलती है, उसको एक अलग तरह के एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है, और उस एनवायरनमेंट को बनाया जाता है जिसे कहा जाता है रियरिंग पॉन्ड। जो रियरिंग पॉन्ड होते हैं, तो जो इस अवस्था का बच्चा होता है 20 से 25 सेंटीमीटर mm का बच्चा होता है, 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर का जो बच्चा होता है, इसको हम रख देते हैं रियरिंग पॉन्ड में। अब रियरिंग पॉन्ड में ये बड़ा होगा, फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फिंगरलिंग में कन्वर्ट होगा तो उस अवस्था तक इसका जो कह सकते हैं आकार होता है वो लगभग 8 सेंटीमीटर प्लस हो जाता है। और फिर इस 8 सेंटीमीटर, कम से कम 5 से 8 सेंटीमीटर का जो बच्चा होगा, इसको फिर जिस तालाब में ट्रांसफर किया जाएगा उसे बोलते हैं ग्रो आउट पॉन्ड। और जो नॉर्मली फार्मर मछली पालन के लिए तालाब बनाते हैं, आधा एकड़ 1 एकड़ के तालाब, वो ग्रो आउट पॉन्ड होते हैं। तो समझ रहे हैं ना कि अगर आपने उसमें स्पॉन या फ्राई को संचित कर लिया तो वो उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा मोर्टिलिटी होगी, ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस आकार के बच्चे को बढ़ने के लिए चाहिए था एक नर्सरी पॉन्ड, उससे बड़े के लिए चाहिए था एक रियरिंग पॉन्ड। जब बच्चा फिंगरलिंग बन गया तब उसको चाहिए ग्रो आउट पॉन्ड, और आपने शुरुआती अवस्था के ही बच्चे को ग्रो आउट पॉन्ड में डाल दिया। ये इसको ऐसे समझिए कि जैसे हॉस्पिटल में आप जाते हैं ना, तो वहां पे डॉक्टर जो होता है, बड़ों एडल्ट वो दवाइयां आप जब लेने जाते हैं ना, तो फॉर चाइल्ड, फॉर किड्स, फॉर एडल्ट अलग अलग दवाइयां होती हैं ना। तो सोचिए कि अगर वार्ड भी आप देखेंगे तो बच्चों के वार्ड अलग होते हैं, बड़ों के वार्ड अलग है। सिंपल भाषा में समझिए स्कूल से कि पहली क्लास, छोटा बच्चा जो पहली बार एंट्री ले रहा है उसको नर्सरी में रखा जाता है, यानी KG1 KG2 में रखा जाता है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो प्राइमरी स्कूल में, फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो मिडिल स्कूल में, थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको हाई स्कूल में, फिर हाई सेकेंडरी में, फिर वो कॉलेज में जाता है, फिर हायर एजुकेशन लेता है, फिर PhD करता है। अब सोचिए कि ग्रो आउट, शुरू ही बच्चे को ग्रो आउट में डाल दिया, यानी बच्चा पहली क्लास में जिसको एडमिशन मिलना चाहिए था, पहली क्लास में जाके वो पहली वाले क्लास का एनवायरनमेंट में वो सीखना शुरू करता, उसको डायरेक्ट आपने 12वीं क्लास में डाल दिया। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा, आप कितना भी उसको पढ़ा लें। तो ऐसे में आप कितने हजार बच्चे भी 12वीं में एडमिशन ले लें, पास कितने होंगे? बहुत ही सब फेल हो जाएंगे, क्योंकि किसी ने पहले पढ़ाई नहीं है। समझिए इसी यही कंडीशन होती है तालाब के अंदर भी। तो इसलिए ग्रेजुअली उनको इंप्रूव किया जाता है और हर अवस्था के लिए एक अलग तरह का तालाब तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले नर्सरी तालाब होता है, फिर रियरिंग पॉन्ड होता है, तो उसके बाद ग्रो आउट पॉन्ड होता है। और ग्रो आउट के ऊपर भी जो मछलियां बड़ी हो जाती हैं, जिनका उपयोग हम ब्रीडिंग के लिए करते हैं। देखिए ग्रो आउट में अगर आपकी मछली 1 किलो की हो गई, इसका मतलब नहीं है कि उस मछली को आप ब्रीडिंग के लिए उसके अंडे निकाल के उससे बच्चे पैदा करके आप मार्केट में बेच देंगे, वो बच्चे किसी काम के नहीं होंगे।
तो जिन मछलियों से आपको अंडे तैयार करनी है, बच्चे तैयार करने हैं, उन मछलियों की भी खासियत यह होनी चाहिए, कम से कम वो 2 से 3 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। उससे कम उम्र की मछली से तैयार बच्चे बहुत ही कम कमजोर होते हैं इम्यूनिटी में, और वो किसी काम के नहीं होते। तो आपको बड़े आकार की मछलियां और बड़ी उम्र की मछलियां चाहिए होती है। तो ऐसे में ग्रो, जो आपका ना कह सकते हैं ग्रो आउट पॉन्ड होता है, जो आप मछली पालक बनाते हैं, उसमें से जो अच्छी अच्छी मछलियां होती हैं उनको छांटता है कोई भी नर्सरी, कह सकते हैं हैचरी मैनेजमेंट वाला, और उनको एक अलग तरह के तालाब में रखा जाता है जिसको कहा जाता है ब्रूड स्टॉक पॉन्ड, जहां पे ब्रूडर को स्टॉक किया जाता है। और वहां पे काफी बड़े तालाब में बहुत ही कम संख्या में ब्रूडर रखे जाते हैं और बहुत ही अच्छा उनको खाना दिया जाता है ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकें, ताकि उनके उस स्पर्म की क्वालिटी और मादा में अंडे की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बच्चे तैयार हो सकें। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, ये पूरी लाइफ साइकिल होती है हैचरी से लेकर के ब्रूड स्टॉक तक पहुंचने की। लेकिन फार्मर क्या है, बीच के स्टेप्स को जब खाने की कोशिश करता है, कुल मिला के कह सकते हैं उनको जंप करने की कोशिश करता है, तो उनको रिजल्ट सही नहीं मिलते। तो ऐसे में जिन लोगों का ये सवाल था कि तालाब में किस आकार के बच्चे को स्टॉक करना चाहिए, तो यहां पे सीधी सी बात है कि वो आप जब स्टॉकिंग कर रहे हैं, कोई फार्मर स्टॉकिंग कर रहा है, तो कोशिश ये करे कि कम से कम 5 सेंटीमीटर, 5 से 8 सेंटीमीटर आकार की मछली को वो तालाब में स्टॉकिंग करे, जिसकी कह सकते हैं सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, और वो मछली हर महीने में आपके तालाब में बहुत अच्छी ग्रोथ करके दिखाएगी। इसके इतर कुछ मछलियां जो अलग होती हैं, जिनमें कुछ अलग स्थितियां होती हैं, जैसे कि स्नैक हेड या मुरेल मछली, उन मछलियों के लिए मैं ये कहूंगा कि वो मछली को तब तक आप अपने तालाब में स्टॉक मत करिएगा जब तक वो 100 ग्राम प्लस ना हो जाए, क्योंकि उन मछलियों में पेरेंटल केयर पाई जाती है। उन मछलियों के लिए आप फिंगरलिंग वाला फॉर्मूला उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यूजुअली बाकी जो मछलियां होती है जैसे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, इन मछलियों में पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है। माता पिता ने अंडों से बच्चों को जन्म दिया और बच्चे फिर पूरे तालाब में मुक्त हो जाते हैं, माता पिता को ये मतलब नहीं है कि बच्चा कहां जा रहा है। लेकिन जो स्नैक हेड या मुरेल मछली होती है, उसमें वो बच्चे देने के बाद उनको तकरीबन 1 से 2 महीने तक अपने साथ रखती है मादा, और उनको शिकार करना सिखाती है, उनके फीडिंग का ध्यान रखती है। ऐसे में 1 से 2 महीने तक अगर बच्चे अपनी माता के साथ नहीं होंगे तो उनकी मोर्टिलिटी हो जाती है। तो वहां पे वो 1 से 2 महीने के पीरियड के दौरान में 100 ग्राम प्लस कर जाते हैं, तब वो इंडिपेंडेंट हो पाते हैं। तो हमेशा हमको इंडिपेंडेंट जो कह सकता है बच्चा, उसको स्टॉक करना चाहिए। तो मुरेल के केस में फिंगरलिंग से भी बढ़कर 100 ग्राम प्लस का बच्चा हमको स्टॉक करना चाहिए। लेकिन बाकी मछलियों में, चाहे वो पंगास हो, चाहे वो मगूर हो, चाहे वो आपकी आईएमसीज हो, चाहे अब्दोचिप कार्प हो, किसी भी तरह की मछली में फिंगरलिंग एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल का आइकन जो सब्सक्राइब बटन के बाजू से आपको मिल जाएगा उसको जरूर दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे सबसे पहले, और आप किसी भी तरह की वीडियो को मिस ना कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।